नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार बिहार में अपराध थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। मैं इस बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। वो सिर्फ हैरान ही नहीं कर रही है बल्कि परेशान भी कर रही है। एक 9वीं क्लास में पढ़ रही लड़की के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गई, और हत्या करने के बाद शव जिस तरीके से छत विछत हालत में बरामद की गई, वो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आपको यह बता दूं कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में तकरीबन 50 जख्म के निशान मिले, तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल जैसी घटना बिहार में भी हुई है और बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह के अपराध पर लगाम कैसे कस पाएगी पुलिस। इस तरह के अपराध पर लगाम कसने के लिए क्या सिर्फ पुलिस की ही भूमिका है या इसमें समाज की भी भूमिका है, यह भी सोचना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से विपक्ष के नेता लगातार अपराध को लेकर के मंगल राज कहकर व्यंग कस रहे हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है कि आरजेडी अपने ऊपर लगे जंगल राज के धब्बे को मिटाना चाहती है। लेकिन सवाल गंभीर है। सवाल गंभीर इसलिए भी है कि जिस बात को लेकर के बीजेपी लगातार कहती रही है कि बिहार में आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज रहा है, वहीं उनके एक नेता को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और यह हत्या की वारदात कहीं और नहीं बल्कि पटना में होती है। सवाल यह उठता है कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता की हत्या ठीक एक दिन पहले बालू साइड में जो अवैध खनन कर रहे लोग होते हैं वो जाकर के सीधा पुलिस पर आक्रमण करते हैं, तो सवाल यह उठता है, और 2 लोगों को गोली भी मार देते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरह की घटना पर क्या बिहार पुलिस लगाम लगा सकेगी। सवाल यह उठता है कि जो एनडीए लगातार आरजेडी पे यह सवाल उठाती रही है कि उनके शासनकाल में जंगल राज रहा है, क्या अब आने वाले चुनाव में लोगों के बीच यह भरोसा दिला पाएगी कि एनडीए के शासनकाल में जंगल राज नहीं था, अपराध की घटनाएं चरम पर नहीं थी। अगर अपराध की घटनाएं चरम पर नहीं है तो किसी लड़की की हत्या और बलात्कार क्यों हो रही है। अपराध की घटना अगर चरम पर नहीं है तो एक बीजेपी नेता की हत्या कैसे हो जाती है। सवाल कई हैं। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2016 में अनंत सिंह को गिरफ्तार इसलिए किया जाता है क्योंकि पुलिस क्लेम करती है उनके घर से AK-47 बरामद हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ है, और वो सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पहले पुलिस पकड़ती है और फिर एविडेंस दे नहीं पाती है, इसमें घालमेल क्या है। अगर वो निर्दोष थे तो जबरदस्ती पुलिस ने फंसाया क्यों, और फिर नीतीश कुमार कहते क्यों हैं कि ना हम फंसाते हैं और ना हम बचाते हैं। हम इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे और साथ ही साथ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े बड़े सवाल उठने शुरू क्यों हो गए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सुधांशु कुमार, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, एक खबर जो मुजफ्फरपुर से आ रही है और वो बेहद हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली ही नहीं है बल्कि शर्मसार करने वाली है। एक छोटी सी लड़की जो कि दलित है उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या से पहले कहा जा रहा है कि उसका रेप भी हुआ है। उसके खून के निशान, उसके बाल झाड़ियों में मिलते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में 50 से ज्यादा जख्म पाए गए हैं। सवाल यह उठता है कि इस बर्बरता और दरिंदगी से जहां हत्या हो रही हो, क्या यह कहा जा सकता है कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है? बिल्कुल, क्योंकि
कभी कभी क्राइम की पिक्युलरिटी जो होती है वह झकझोर देता है मानवता को। क्राइम को लेकर के डेटा लोग पेश करते हैं, एनसीआरबी का डेटा, एससीआरबी का डेटा। आप डेटा रखे रहिए, लेकिन जो क्राइम की पिक्युलरिटी है उसको भी तो देखिए। अभी वैशाली में एक 30 वर्षीय महिला की हत्या हो गई, वो 2 बच्चों की मां थी। भाजपा नेता की हत्या हो गई। किस तरह से भागलपुर का वह दृश्य सामने आया है, और जिस मुजफ्फरपुर की घटना पर हम लोग बात कर रहे हैं। कानून और कानून के रखवाले दोनों जो हैं उनको कोई और टास्क दे दिया गया। मल्टीटास्किंग पुलिसिंग हो रही है, और वो पुलिस को क्या टास्क दिया गया है? आप तस्करी रोकिए बालू की, आप तस्करी रोकिए दारू की। ये बालू और तस्करी रोकने में, दारू की तस्करी रोकने में लगी हुई पुलिस शायद रूटीन क्राइम को नहीं देख पा रही है और नहीं संभाल पा रही है। ठीक है, आपराधिक घटनाएं होती हैं, लेकिन जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, समाज, बिल्कुल समाज के अंदर भी ये तो एक मनोविज्ञान का विषय है, और थोड़ा सोशियोलॉजी को समझना होगा कि वो जो अपराधी हैं, जिस तरह से वो घृणित तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनके मानसिक हालत और बिहार के उस अपराधियों के मानसिक हालत, उसकी भी मैपिंग होनी चाहिए, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। आपने देखा था कुछ दिन पहले मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हुई थी, और कैसे उनको अतड़ी को निकाल दिया गया था चाकू से गोद करके। ये सामान्य स्थिति में इस तरह की हत्या नहीं हो सकती। रेप के बाद जिस बच्ची का जो आप तस्वीर बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि कॉम्पिटेंट पुलिसिंग और समाज को अपने आप से अलग रख लेना। समाज में एक वातावरण था, वो गांव का हो, शहर का हो, कॉस्मोपॉलिटन भी अगर जगह होती थी तो उसमें लोगों की भूमिका होती है। अब सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल सरकार और सरकार के नुमाइंदे के भरोसे ही, कानून के रखवाले के भरोसे ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। समाज भी इसमें बटा हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हम लोग तो क्राइम को लेकर के कई बार एक एक दिन में जिस तरह से क्राइम की घटनाएं हो रही, चोरी, छिनतई, बैंक डकैती, लूट, रेप, हत्या, जैसे लग रहा है कि अपराधियों को कहीं से एक सिग्नल मिल गया है कि अभी ही मौका है, आप उसका इस्तेमाल कर ही लीजिए। कारण में बाद में हम लोग जाएंगे, लेकिन क्या कोई व्यक्ति, कोई भी चुनी हुई सरकार, कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट, उसकी पहली जिम्मेवारी होती है जनता की सुरक्षा। अगर कोई सरकार जनता को सुरक्षा देने में किसी कारण से फेलियर दिख रही है तो सवाल तो होंगे। ये विपक्ष के नेता का सवाल हो या ना हो, बिहार के आम नागरिक का सवाल तो होगा कि अगर असुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं, फिर इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार का क्या बात है? 2 फंडा है क्राइम का। एक है प्रिवेंशन कि आप क्राइम को कैसे रोकेंगे, और दूसरा फंडा है एक्शन कि जब क्राइम हो गया तो फिर आप एक्शन कैसे लेंगे। एक्शन की बातें खूब पार्टियां करती हैं, देखिए हमने कैसे गिरफ्तार कर लिया, कैसे उनको कर लिया। अब एक रोचक घटना मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट में। इसी पटना में रुपेश हत्याकांड हुआ था। वो मैनेजर थे एयरपोर्ट पर, और कुछ दिन पहले कोर्ट ने बरी किया सारे अभियुक्तों को। मतलब एक व्यक्ति जिनकी दिन दहाड़े मर्डर होती है, गोली मार करके, पुलिस जो भी साक्ष्य जुटाती है सारे फ्लॉप साबित होते हैं, सारे झूठे साबित होते हैं कोर्ट में। मतलब रुपेश की हत्या करने वाले हत्यारे को आसमान निकल गया कि जमीन निकल गई। तो आखिर हत्यारों के मन में खौफ क्यों होगा? उनको तो लगेगा कि हम अपराध करेंगे और साक्ष्य के अभाव में बच जाएंगे। वही कारण है कि ये तांडव, ये दृश्य अपराधियों के द्वारा बिहार में आपको देखने को मिल रहा है।
कुमार आरा की घटना है और कैसे बालू घाट पर लुटेरे पहुंच जाते हैं और 2 लोगों को गोली मार देते हैं और अंदर जो भी सामान होता है, लैपटॉप होता है और भी जो सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, सब लेकर के वो चले जाते हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। सवाल ये उठता है कि इतना मनोबल बढ़ कैसे रहा है, और ये मनोबल बढ़ रहा है उसी का परिणाम है कि आए दिन अब सुनने को मिलता है बलात्कार हो गया, आए दिन सुनने को मिलता है हत्या हो गई। जो बीजेपी कहती है कि नहीं हमारे शासन में जंगल राज नहीं है, हमारे शासन में कानून का राज है, बीजेपी के नेताओं की हत्या हो जाती है, जेडीयू के नेताओं की हत्या हो जाती है। 12 अगस्त को देखिए बालू घाट पर लूट हो जाती है, ऑफिस में बेखौफ अपराधी घुस जाते हैं, 2 लोगों को गोली मार देते हैं, लैपटॉप प्रिंटर बैग लेकर के फरार हो जाते हैं और पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो डॉक्टर संजय कह रहे थे कि रुपेश की हत्या हुई थी, साक्ष्य मिल नहीं पाया। साक्ष्य मिल नहीं पाया तो क्या समझा जाए कि पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, क्या एविडेंस तक पहुंच नहीं पाती है। अपराधी क्या समझ गए हैं कि वो अपराध को अंजाम दे देंगे, बच निकलेंगे? क्या उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है? क्योंकि आज की एक और बड़ी खबर है और वही मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अनंत सिंह पे आरोप लगा AK-47 रखते हैं, इस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया, लोअर कोर्ट से सजा भी हो गई, 10 साल की सजा हुई, हाई कोर्ट से बरी हो गए क्योंकि सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इसका मतलब है कि अगर सबूत नहीं था तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? बड़ा सवाल यह उठता है। या क्या पुलिस फंसाती है फिर बचाती है, क्या समझा जाए? इसके पॉलिटिकल रीजंस हैं। अगर पुलिस पॉलिटिकल हो जाएगी तो सवाल उठता है कि अपराध थमने का तो नाम लेगा नहीं। ये जो नीतीश कुमार कहते हैं और जेडीयू का बड़ा पॉपुलर स्लोगन है, जिसको कई बार बीजेपी के नेता भी दोहराते हैं, ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं। क्या मतलब समझा जाए? क्या मतलब समझा जाए कि जिस तरीके से अपराध हो रहा है, जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है और बच्चियों के साथ हो रहा है, आप ये समझिए कि ये दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बंगाल पूरे देश में चर्चा में, वहां के डॉक्टर के साथ जो हुआ, क्योंकि पूरा देश का डॉक्टर इकट्ठा हो गया और आवाज बुलंद कर रहा है और बीजेपी को एक मौका मिला है, ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है और वो सही भी है, घेरना भी चाहिए। इस तरह के अपराध के लिए किसी भी सभ्य समाज में जगह नहीं होना चाहिए। पर सवाल यह उठता है कि इस बच्ची के साथ भी तो बलात्कार हुआ है और वो जगह बिहार है और वहां एनडीए का शासन है। यह भी तो समझना होगा कि आखिरकार इस शासन में भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और अपराधी अपराध करके निकल जा रहे हैं। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, ये सवाल आपके लिए। जी 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 देखिए पंकज जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक होता है इकबाल, और शासन प्रशासन जो चलता है वो इकबाल से चलता है। अगर ये तो हो नहीं सकता कि भाई जितनी देश राज्य की आबादी है उतनी पुलिस तो आप लगाएंगे नहीं, हर घटना के लिए आपके पास उसमें तुरंत पुलिस उपस्थित नहीं करेंगे। लेकिन होता यह है कि पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस के काम करने के तरीके से जो अपराधी हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको एक संदेश रहता है कि अगर हमने कोई अपराध किया तो हम बचेंगे नहीं, हमें सजा होगी, हमें जेल भेजा जाएगा, हमें हो सकता है अगर मेरा क्राइम इस लेवल का है तो हमें फांसी भी। लेकिन पिछले दिनों से आप देखिए, जो कुछ दिनों में ये दिख रहा है और लगातार ये चीजें बढ़ी है कि आ रहा है, आपको रिपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है कि रोज कोई ना कोई हत्या हो रही है, रोज कोई ना कोई बैंक लूटे जा रहे हैं और सरेआम लूटे जाते हैं, सबकी रिपोर्टिंग हो रही है, पब्लिक में चीजें आ रही है। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई के तरीके हैं वो बहुत लचर दिखाई देते। और लचर इसलिए, देखिए होता क्या है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि भाई आप अपराध को शून्य बना दें, लेकिन अपराध शून्य नहीं होते हुए भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो संदेश होता है, जो मैसेजिंग होती है, जो मैंने कहा इकबाल, पुलिस का इकबाल, तो वो इकबाल इस तरीके से कायम होता है कि अगर किसी ने अपराध किया, पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करे, उस अपराधी को सजा दिलाई जाए, तो फिर वो संदेश आता है। पिछले दिनों में आप देख रहे हो ये संदेश बिल्कुल नहीं गया। और जो आपने कही एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, मैं उसमें आपको जोड़ता हूं। आप एक चीज बताइए, जब चुनाव आएगा और किसी अपराधी को आप चुनाव में मदद लेने के लिए पैरोल पर बाहर लाओगे, ये हो नहीं रहा क्या बिहार? ये सबने देखा है कि पिछले चुनाव में कुछ अपराधियों को केवल इसलिए बाहर ले आया गया क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, उनसे चुनाव में मदद लेनी।
तो अब आप सोचिए, आप जिनसे चुनाव में मदद लेंगे, अगर आप अपराधियों से चुनाव में शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग या सत्ता और पार्टी मदद लेगी, तो उसका क्या संदेश जाएगा उन अपराधियों के बीच? तो उसका तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। और दुर्भाग्य यह है कि भाई मदद तो लेती है कोई राजनीतिक दल, भुगतना पड़ रहा है राज्य की आम जनता को, और ये बड़े पैमाने पर है। और पिछले दिनों में आप देखेंगे जो वहां के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तो लगातार कुछ दिनों तक लगातार वो फेसबुक और ट्विटर सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। और एक होता है कि चलो एक घटना दो घटना, एक एक मैसेजिंग में उनके 50-50 अपराध की चर्चा है कि जी आज यहाँ बैंक डकैती हो गई, आज यहाँ बलात्कार हो गया, आज यहाँ पर हत्या हो गई, मतलब असीम है। और सवाल ये दिखता है, देखिए जो आश्चर्य ये है, वो नीतीश कुमार जिसने अपने पहले मुख्यमंत्री काल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए बनाया था ना उन्होंने, और उसकी बड़ी चर्चा थी, आप और हम सबको याद होगा वो सब, कि जब नीतीश जी आए लालू जी के बाद, जब उनका शासन आया, तो उनका शायद पहला एजेंडा ये था, क्योंकि बिहार को जो है ये अपराध मुक्त बनाना, क्योंकि वो सब उस समय की तत्कालीन सबसे बड़ी जरूरत, तो उन्होंने स्टेप्स लिए और लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि भाई नीतीश, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। पर आश्चर्य यह है कि वही सुशासन बाबू इन दिनों उनको क्या हो गया? वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गए? वो न्याय दिलाने वाली वो व्यवस्थाएं कहाँ चली गई? वो जो सारे दुर्दांत अपराधी थे उनको जो जेलों में डाला गया, जब आप आज ऐसा क्या हो गया कि आपको उन अपराधियों के शरण में जाना पड़ रहा है, उनसे मदद लेनी पड़ रही है? तो जब आप अपराधियों से मदद लेंगे, उनके शरण में जाएंगे, तो ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो राज्य में दिख रहा है। और देखिए, ये दोबारा से ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि राज्य अगर दोबारा से वैसी स्थिति में पहुंचा दी जाए, जहां पर शाम के 5 बजते 6 बजते दुकानें बंद कर दी जाती थी, लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में कम से कम बिहार को दोबारा ना पहुंचाया जाए, ये नीतीश कुमार जी को ध्यान देना होगा। और नीतीश जी ये ना भूले कि उनकी यूएसपी रही है, वो जो बार बार जीत कर आते हैं, ठीक है बाकी के समीकरण होंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज है उस राज्य के लिए। वहां की जनता नीतीश जी को इसलिए चुनती है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो आरजेडी के ऊपर जंगल राज का टैग लगा हुआ है, आरजेडी उससे बाहर निकल नहीं पा रही है, और लॉ एंड ऑर्डर इतना गंभीर सवाल होता है, जिसको लेकर के आप देखें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भी जो ब्रांड बना है बतौर सीएम, वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही बना है। अगर कुछ सवाल भी उठा है तो इसलिए उठा है कि भाई आपके राज्य में पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, लेकिन अपराध को लेकर के भले ही उन्होंने जो भी किया हो जिस पे लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जनता ने दोबारा चुना, इसलिए चुना क्योंकि मान लिया कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में अपराध पर अंकुश लगेगा, घर की बहू बेटियां आराम से निकल सकेंगी, अपराधी पकड़े जाएंगे। कई अपराधियों को हमने देखा, न्यूज़पेपर में देखा, फुटेज देखा, विजुअल देखा कि वो खुद थाने पहुंच जाते हैं कि हुजूर हमें गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका इनकाउंटर हो सकता है। सवाल ये उठता है कि अपराध पे अंकुश के लिए इकबाल बहुत जरूरी है, और बिहार में एक जोरदार शुरुआत की गई थी। मुझे लगता है नीतीश कुमार जब पहली बार आए थे 2005 से 10 के बीच में, तो जोरदार पुलिसिंग थी, पुलिस का एक डर था, पुलिस का एक भय था। नीतीश के शासन में इनकाउंटर भी नहीं होता था, लेकिन अभी प्रोफेसर सुधांशु ने कहा स्पीडी ट्रायल सिस्टम था। तो क्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगा रवि रंजन जी, क्या आपको लगता है कि शायद पुलिस के सिलेक्शन में, ऑफिसर्स के सिलेक्शन में चूक हो रही है? क्या ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, अगर हम ये बात करें, या अब उस तरह के कॉम्पिटेंट ऑफिसर को लगाया नहीं जा रहा है? क्योंकि अभियानंद जब थे डीजीपी तो उनकी चर्चा तो बहुत होती थी, शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली सलाखों के भीतर गए थे, कई सारे अपराधी को सजा मुकर्रर की गई थी जिनके खिलाफ अपराध के मुकदमे चल रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब जिस तरीके से हत्या, मैं लगातार विजुअल में दिखा रहा हूं, बालू घाट पे पहुंच करके अपराधी सीधे सीधे पुलिस पे गोली चला देते और उनके सारे सामान को लूट करके निकल जाते हैं। और अभी प्रोफेसर सुधांशु कह रहे थे इकबाल खत्म हो गया। क्या आपको लग रहा है कि वाकई कॉम्पिटेंट पुलिसिंग के अभाव में इकबाल खत्म हो रहा है पुलिस का, या पुलिस बालू और दारू में लग गई है, जो डॉक्टर संजय कह रहे थे, और इस वजह से प्रॉपर पुलिसिंग नहीं हो रहा, किसी अपराध का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, और शायद इसीलिए अपराधी को सजा नहीं मिल पा रही है, और इसलिए अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, ये प्रोफेसर सुधांशु कुमार और डॉक्टर संजय जी ने जो जो बातें कही हैं, मैं उसी का मैं उसको समर्थन करते हुए, एक तो निश्चित रूप से पुलिस का इकबाल खत्म होने से ज्यादा बड़ी बात है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाना, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो जाना। नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे, और 2005 के शासनकाल में जब वो आए तो उनकी प्राथमिकता थी कि राज्य में विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक हो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे नीतीश कुमार ने अब ये पलटी मारने का शुरू कर दिया, और अब वो सत्ता में बने रहने की जो जुगाड़ में लग गए हैं, उसके कारण नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। अभी आप सोच सकते हैं कि अभी इस शासनकाल में नीतीश कुमार ने डीजीपी के साथ कितनी बार बैठकें की। पिछले दिनों एक बैठक हुई जब बहुत बवाल हुआ, मुकेश सहनी के पिता के देहांत के बाद, उनकी हत्या के बाद हुआ, तो डीजीपी के साथ एक बैठक हुई। लेकिन जो निर्देश दिए जाते हैं, जो पहले कहे जाते थे कि नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए, इस बार तो वो निर्देश भी सख्त नहीं था। वो कह रहे हैं काम ठीक ठाक से करिए। वो तो अधिकारियों के हाथ जोड़ रहे हैं, किसी को कह रहे हैं चुनाव से पहले ये काम करवा दीजिए, हम हाथ जोड़ के कहते हैं। भाई मुख्यमंत्री ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये प्रोफेसर सुधांशु जो बातें कह रहे थे कि इकबाल जो खत्म हो जाना, ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, और इसलिए पुलिस पर उनका अंकुश नहीं रहा। आप देखिए, अभी पटना में, राजधानी पटना में एक दिन पहले एक वकील के घर में घुसकर और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। वो अकेले अपने घर में रहते थे, और 2 दिन पहले हत्या हुई, 2 दिन के बाद लोगों को पता चली कि हत्या हुई, और वो हत्या भी नृशंस थी। तो आप जो शुरुआत में जो बातें कह रहे थे कि समाज को भी इस पर चिंतन करना होगा कि ये जो नृशंस हत्याएं हो रही हैं आजकल, हाथ काट देना, पैर काट देना, आंख में चाकू घुसेड़ देना और अतड़ी बाहर निकाल देना। पुलिस ने पीट कर एक युवक की अतड़ी बाहर निकाल दी थी रेलवे स्टेशन पर। ये पुलिस भी है। तो आप जो बातें कह रहे हैं, निश्चित रूप से पुलिसिंग ठीक से नहीं हो रही है, निश्चित रूप से सरकार का पुलिस पर कोई अंकुश नहीं है, और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस को बेवजह कामों में लगाया गया है। उनको बालू माफिया के पीछे दौड़ाया जा रहा है, उनको शराब माफिया के पीछे दौड़ाया, और उसमें पुलिस पूरी तरह से फेल है। वो तो पुलिस कमाने के चक्कर में लगी हुई है। शराब माफिया, अभी कल सोनबरसा में, मैं ये मुकेश जी आपको बताया, कल सोनबरसा में एक जिप्सी पकड़ी गई जिसमें भारी मात्रा में शराब था, और रातों रात पुलिस ने उस जिप्सी को ही बदल दिया मिली भगत से, और उसका नेम प्लेट हटा दिया, और ये कह दिया कि दूसरी पुलिस। अब जब बाद में बवाल हुआ तो डीएसपी ने उसके जांच के आदेश दिए हैं। तो पुलिस तो इसी काम में लिप्त है कि वो शराब कैसे अंदर घुसे, और शराब कैसे लोगों तक पहुंचे, और पुलिस की जेब कैसे भरे। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण है कि ये 3 बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर संजय, लगातार आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आक्रामक है। अगर अभी तेजस्वी यादव के आज के ट्वीट की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों के 42 वारदात को वो कोट करते हुए कहते हैं कि बिहार में यही मंगल राज है। बिहार में अब वो मंगल राज कहते हुए बराबर व्यंग्यात्मक दिखाई पड़ते हैं। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, और शायद उनकी कोशिश है कि वो बता सकें कि किस तरीके से सत्ता संरक्षित अपराधी लूट, दुष्कर्म, वो निर्दोष लोगों की हत्या करने में मदमस्त हैं। विगत चंद दिनों की चंद आपराधिक घटनाएं, जिसमें बेतिया में जेडीयू नेता की सिर में गोली मार करके हत्या, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, कैमूर, मुंगेर, हर जगह की चर्चा उन्होंने की, और उन्होंने बताया है कि ये 42 घटनाएं क्या मंगल राज का परिचायक है। सवाल ये उठता है कि आज जो घटना सामने आई है, चर्चा में आई है, घटना तो पहले घटी है। मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की जो कि 9वीं क्लास में पढ़ती थी, इनफैक्ट वो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाई, उसकी हत्या जिस तरीके से हुई है बलात्कार के बाद, वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाली है। और हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में 50 जख्म हैं। ये किस तरह के लोग हैं? सवाल ये उठता है कि लोग इस तरह की घटना, वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस विफल क्यों हो जा रही है? पुलिस इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? बार बार ऐसा क्यों बिहार के बारे में इंप्रेशन बनता जा रहा है कि बिहार अपराध के लिए पनाहगार है?
बिहार में अपराधी मजे में घूम रहे हैं। यही नीतीश कुमार 2005 से 2012 तक अपराध पर शिकंजा कसने के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था सुशासन बाबू हैं, आज भी उनको सुशासन बाबू कहते हैं। लेकिन आखिरकार क्या पुलिसिंग में कमजोरी इस वजह से हो गई है? क्योंकि इन दिनों चर्चा बहुत आम है कि डीजीपी हट रहे हैं, ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। डीजीपी कौन बनेंगे? क्या एसपी की पोस्टिंग ठीक तरीके से नहीं हो पाती है? समस्या है कहां? और खास तौर पर अपने साथ जो एक सबसे बड़ा ब्रांड जुड़ा था नीतीश कुमार के साथ कि अपराध को जबरदस्त तरीके से इन्होंने नियंत्रित किया है, नीतीश कुमार अब इसी सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। और उनको घेरने वाला कोई और नहीं है बल्कि आरजेडी, जिस पर जंगल राज का तमगा ये लोग लगाते हैं। आरजेडी घेर रही है, आरजेडी के नेता घेर रहे हैं। एक भाजपा नेता की हत्या हो गई है, वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और सुशासन बाबू के ही बड़े करीबी मंत्री हैं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार का एक बयान है, भाजपा नेता की जब अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, और इस सवाल को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार का जो बयान है, उन्होंने कहा कि बाघ ब्राह्मण के बच्चे को नहीं पहचानता है, अगर बोल के सामने कोई चला जाएगा तो उसकी वही दुर्दशा होगी जो और लोगों को होगी। मतलब बिहार में बाघ बन के कौन घूम रहा है भाई? सरकार के ये मंत्री हैं श्रवण कुमार। अब सोच लीजिए कि अपराध के प्रति कितने गंभीर हैं। अभी कह रहे थे ना सुधांशु जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पीडी ट्रायल। फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक है, वो केंद्र के योजनाओं के माध्यम से चल रहा था। भाई बिहार सरकार के पास भी तो संसाधन है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट को क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं? स्पीडी ट्रायल का क्या हो गया? जब 8 दिनों में अपराधियों को सजा मिल जाती थी, आप स्पीडी ट्रायल अब क्यों नहीं कराते हैं? इसलिए कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, औसत देख लीजिए पब्लिक पुलिस रेशियो, बिहार में 1 लाख लोगों पर 76 पुलिस है, ये आंकड़ा है। और वो 76 पुलिसकर्मी को भी टास्क दे दिया गया है क्या? बालू और दारू। 10,000 का एक आंकड़ा है, हो सकता है उससे ज्यादा भी होगा, कि 10,000 करोड़ रुपए का एक पैरेलल इकोनॉमी है बालू की तस्करी का, और 25 से 30,000 करोड़ की एक पैरेलल इकोनॉमी है दारू की तस्करी का। अब ये 10,000, 30,000, 40,000 करोड़ की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि थानेदार साहब वहां अपना लगाएंगे? अभी आज ही की घटना है, नालंदा में 15 वर्ष के एक बच्चे की किशोर की हत्या कर दी गई। थानाध्यक्ष 5 घंटे बाद वहां पहुंचे हैं। ग्रामीणों का आक्रोश है, रोड जाम करके बैठे हुए हैं। जिस मुजफ्फरपुर के उस पारू की घटना की बात बता रहे हैं, प्राइवेट पार्ट में तो जो चाकू से मारा ही गया है, उस बच्ची का आस्तन काट लिया गया है, उसके सर में कई चाकू के निशान हैं, गर्दन काट लिया गया है। ये सीरिया में ऐसा होता है, भारत में तो इस तरह के दुर्दांत लोग नहीं रहते हैं। तो क्या ये बिहार को सीरिया बनाना चाहते हैं? ये कहां से आ रहे हैं अपराधी? आकाश से टपक करके या जमीन फाड़ के निकल रहे हैं? देखिए, पुलिस को अगर पुलिसिंग करने देंगे तब ना। पुलिस को तो आप पुलिसिंग करने दे नहीं रहे हैं, उनको कहीं और जिम्मेवारी आपने दे रखी है। तो अगर और जिम्मेवारी दे रखी है तो इस तरह के दृश्य का सामना आपको करना पड़ेगा। और आरजेडी आंकड़ा जो गिना ले, विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी जो जिम्मेवारी बन जाए, लेकिन क्या आम आदमी को सुरक्षित जीवन जीने का इस बिहार में अधिकार है कि नहीं है? और अगर है तो फिर ये जो तांडव है अपराधियों को, क्या ये कान पर बिल्कुल तेल डाल के बैठे हुए हैं? इस बयान के बाद क्या हो जाता है भाई? जो मंत्री जी कह रहे हैं कि बाघ ब्राह्मण के बच्चे को नहीं पहचानता है, तो ब्राह्मण के बच्चे चुपचाप निरीह भाव से रहें कि बाघ तो हमें पहचानेगा नहीं, और जब बाघ हम लोगों को निगल जाएगा तब मंत्री जी उस बाघ पर कार्रवाई करेंगे। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होगा। अद्भुत बयान है उनका बयान। नहीं, समझ जाए। सवाल ये है कि कई तरह का माहौल बनाया जाता है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, और अपराध एक बड़ा ज्वलंत समस्या बन चुका है बिहार के लिए।
जिस चीज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, अब नीतीश कुमार को उसी चीज में घेरा जा रहा है, और घेरने वाली कोई और नहीं है बल्कि आरजेडी है, जिस पर जंगल राज का तमगा लगा हुआ है। रवि उपाध्याय जी, मुजफ्फरपुर में एक 9वीं में पढ़ रही बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में 50 जख्म है। हम समझिए कोलकाता की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, लेकिन इस बच्ची के साथ भी जो घटना घटी है वो कम दुर्दांत, कम आप कह लीजिए खराब नहीं है जितनी विभत्स घटना घटी है। और इस तरह की घटना हम लगातार अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं। आरा में बालू घाट में जाकर के अपराधी धावा बोल देते हैं, 2 लोग को गोली मार देते हैं और पुलिस को मारते हैं, किसी और को नहीं। अपराधियों का मनोबल इस कदर से बढ़ गया, वो भी नीतीश शासन में। और अभी डॉक्टर संजय कह रहे थे कि रुपेश के हत्यारे के नाम पर जिस पर आरोप लगा था वो सबूत के अभाव में छूट जाता है। आज की घटना आपको मालूम होगा, हर जगह हेडलाइंस में बना हुआ है कि हाईकोर्ट में सबूत के अभाव में अनंत सिंह छोड़ दिए गए। तो भाई जब सबूत ही नहीं था तो आपने गिरफ्तार क्यों किया था? आप कहते हैं ना हम बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो कर क्या रहे हैं? अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा और जिसको पकड़ते हैं उसके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं होता है। तो क्या जो पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है पुलिस कर नहीं पा रही है? क्या बिहार में अपराध नियंत्रित नहीं हो पा रहा है? इसकी बड़ी वजह क्या है कि बिहार में पुलिस और प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। क्या डीजीपी हट रहे हैं इसलिए पुलिस काम नहीं कर रही है? क्योंकि विपक्ष के नेता भी पिछले कुछ दिनों के 42 अपराध को कोट करते हैं और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का ब्रांड ही इसी बात पे रहा है कि उनके राज्य में सुशासन रहेगा, अपराध सिर पर चढ़ करके बोल नहीं सकता। पर जिस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, सवाल यह उठता है कि अपराध तो थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए पंकज जी, अब रुपेश की जो इंडिगो स्टेशन मैनेजर वाले प्रकरण की जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए वह उसका परिवार निरीह रो रहा है। और देखिए साक्ष्य के अभाव में उनको भी जो है सो बरी किया गया। जिस तरह से अनंत सिंह को हाईकोर्ट ने आज बरी किया, साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य नहीं मिल रहा। देखिए मिलेगा कैसे? जो ये मजबूत लोग हैं, इन लोगों का साक्ष्य की भी लिपापोती हो सकती है। तभी इंडिगो के मैनेजर रुपेश वाले प्रकरण में देखिए, यहाँ अनंत सिंह वाले प्रकरण में देखिए, या तमाम आप देखिए पटना सिटी में जो है सो रात में जो है सो भाजपा के नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। घर भी है, वहीं उनका दुकान भी है। पटना है, हार्ट ऑफ द सिटी है, पटना सिटी का भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जिस प्रदेश का डीजीपी ही कब बदला जाएगा खुद उसको नहीं मालूम, और गृह विभाग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के जिम्मे है। और क्या पहल नीतीश कुमार को क्या इतनी फुर्सत भी है कि जो है तो वह तो उनके ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जो है तो देखते हैं गृह विभाग, वह तो देख भी नहीं पाते हैं, जो हम जहां तक देखते और समझ पा रहे हैं। विधानमंडल में भी देखिए टोटल रिप्लाई जो है सो ऊर्जा विभाग के मंत्री ही देते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग का या गृह विभाग का। तो नीतीश कुमार को तो फुर्सत ही नहीं है। और जिस मुख्यमंत्री को, जिस गृह विभाग की जिसकी बड़ी जिम्मेवारी हो, जिसको फुर्सत नहीं हो, उसके राज्य में तो इसी तरह का होगा। इसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। और पब्लिक और पुलिस के बीच में देखिए कितनी दूरी है। पुलिस कितनी बढ़िया बेहतर पुलिसिंग है बिहार की, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। संजय जी ने सारी बात इतनी देर में कह दी कि दारू और बालू में पुलिस परेशान है। निश्चित रूप से दारू और बालू तो है ही है पंकज जी। उसके अलावा देखिए जो लोग सफेद पोस्ट लोग हैं, जो नेता बनते हैं, उनके पास देखिए, उनके पास अंगरक्षक कितने हैं। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के घर में देखिए कितने पुलिस के जवान काम करते हुए नजर आएंगे। आप देख लीजिए, कुत्ता घुमाने के लिए पुलिस है। बड़े बड़े अधिकारियों के कुत्ता को घुमाते हैं पुलिस के, जो सिपाही होते हैं वो घुमाते हैं। उनकी बिटिया को, पत्नी को गाड़ी, पुलिस की गाड़ी से जाती है स्कूल छोड़ना, मेम साहब को लाना ले जाना। तो यह सब जब होगा उस प्रदेश का क्या माने हो सकता है, हम नहीं समझ पाते। हम तो यही देख रहे हैं इतने दिनों से। और देखिए यही थोड़ा सा अगर आप पीछे चलिए, यही अभयानंद डीजीपी हुआ करते थे, यह सब उस दौरान आपको नहीं दिखाई पड़ता था कि पुलिस की गाड़ी से कुत्ता घूम रहा है साहब का, और साहब की पत्नी और मेम साहब को पिक एंड ड्रॉप हो रहा है पुलिस की सरकारी गाड़ी में, पुलिस लिखी हुई गाड़ी में। और आज देख लीजिए क्या हो रहा है कि उस समय भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी डीजीपी का पद हुआ करता था, लेकिन
वो पद, जो उस पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसका इकबाल बोलता है। देखिए, निश्चित रूप से डीजीपी आर.एस. भट्टी जब आए थे तो हम लोगों को लगा था कि पूरा माहौल, पूरा बिहार बदल जाएगा, लेकिन डीजीपी भट्टी को भी लगता है कि फ्री हैंड नहीं मिल रहा। ये हमको जहां तक समझ पा रहे हैं, और उनको पर आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे तो फल्ला बाबू बनेंगे, ये बाबू हट जाएंगे तो ये बाबू बनेंगे। तो ये तो देखा जा रहा है कि कौन सरकार के लिए बढ़िया होगा, कि सरकार का एक नुमाइंदा कोई फोन करेगा और वो डीजीपी साहब उठ के खड़ा हो जाएंगे या अन्य अधिकारी खड़ा हो जाएंगे तो वह काम होगा। तो हम इतने दिन से पुलिस हेडक्वार्टर हम भी लगता 30 साल से देख रहे हैं, लेकिन पहले का पुलिस हेडक्वार्टर, आज का पुलिस हेडक्वार्टर हम खुद नहीं समझ पाते हैं। आज के पुलिस हेडक्वार्टर में जो पटेल भवन में इतना बड़ा जो लंबा चौड़ा लिफाफा बना हुआ है। जी पंकज जी, वो आपने बिल्कुल सही बात कही, और इसी में मैं एक चीज ऐड करूंगा। दरअसल विजेंद्र यादव गृह विभाग के प्रभारी मंत्री हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से ये मैं आपको तारीख भी बताना चाहूंगा, 1 मार्च 2024 को एक कानून पास किया था। वो कानून ये था बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पर उन्होंने अपनी सहमति दी थी। और इस कानून के तहत ये था कि साइबर अपराध, बालू खनन, महिलाओं से जुड़े अपराध एक कानून में होंगे, एक कानून के दायरे में होंगे, और डीएम जारी कर सकेंगे नोटिस। जिला और राज्य बदर करने की भी मिलेगी शक्ति। इंस्पेक्टर रैंक, डीएम रैंक के ऑफिसर की ताकत बढ़ाई गई। सवाल ये उठता, आपने अभी अभियानंद जी की बात की, उस समय हम बहुत सुनते थे सैप के जवान चौक चौराहे पे नजर आते थे, और कोई भी उच्छृंखल व्यक्ति नजर आता था उसको सैप के जवान बड़े तरीके से ठीक करते थे। एक डर का माहौल था, एक भय का माहौल था, लगता था कि पुलिसिंग चौक चौराहे पर हो रही है। क्या ऐसा दिखाई पड़ता है क्या? और अगर ऐसा दिखाई पड़ता तो एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और उस घटना को दबाने की भी कोशिश होती। जान लीजिए दिल्ली से कुछ नेता ट्वीट करते हैं और उसके बाद वो घटना प्रकाशित होता है, मीडिया दौड़ती है, पुलिस दौड़ती है, फिर तमाम तरह की बात होती है। सवाल ये उठता है कि इस घटना को अंजाम देने वाला भी पकड़ा जा सकेगा या नहीं, प्रोफेसर सुधांशु कुमार? और अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो क्या यह मान लिया जाएगा कि अपराधी अब अपराध करते रहेंगे और बच के निकल जाएंगे? हत्या कर दो, साक्ष्य के अभाव में छूट जाओ, और कुछ करो, साक्ष्य के अभाव में छूट जाओ। क्योंकि ये आरोप लगाने वाला विपक्ष हो या आम आदमी, वो ये मानता है कि अब पुलिस के पास समय नहीं है अपराध पे अंकुश लगाने का, नियंत्रण करने का। पुलिस कहीं और इन्वॉल्व है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। देखिए, एक चीज तो ये जो अभी आपने बताया, मुझे आश्चर्य लग रहा है। राज्यों में मुख्यमंत्री अगर कोई एक मंत्रालय अपने पास रखते हैं वो गृह मंत्रालय, और आप देखोगे लगातार ये सब जब संगठन के मतलब ये जो सरकारें बनती है जहां पर दूसरे दलों के साथ संगठित होकर बनाते हैं, वहां पर इसी सब का झगड़ा रहता है, गृह मंत्रालय हमें दे दो। जब यहाँ पर आश्चर्यजनक है कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय और फिर वो एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं। भाई, आप मुख्यमंत्री अगर कोई अपनी पहचान बनाता है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर सबसे अधिक उसकी पहचान किसी चीज को लेकर बनती है तो वो होता है उसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला, कि भाई आपके रहते प्रशासन किस लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके तो नीतीश कुमार की पहचान तो इस वजह से बनी है ना प्रोफेसर सुधांशु कुमार, सुशासन बाबू इसी वजह से कहलाए थे। नहीं तो आप देखिए ना, तो वो अब आश्चर्यजनक, मेरे मन में भी एक सवाल आ रहा था। आप लोग को याद हो शायद, नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राज्यों से अलग के साथ साथ जिला स्तर पर लोकायुक्तों की नियुक्ति हुई थी। पता नहीं कहाँ गए वो लोकायुक्त, क्या काम कर रहे हैं आज तक। एक दौर था यही नीतीश कुमार जी पटना में कुछ जो भ्रष्टाचारी लोगों का जो है घर जो है सरकार के अंदर लेकर आ रहे थे, उनका जो है घर ये करके, और पब्लिक में आता था कि भाई वो उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया और उनकी संपत्ति जो है सरकार ने जब्त करी और जब्त करके उसमें फलाने काम हुए। वो पता नहीं 5-7 साल से वो सारी चीजें कहाँ चली गई हैं। तो हुआ, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, मुझे लगता है नीतीश जी ना अब थक गए, उनसे सरकार संभल नहीं रही है। मैं, हो सकता है आपको लगे मैं बहुत हार्श स्टेटमेंट दे रहा हूं, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे यही दिख रहा है। और ये इसलिए हम सब लोग उस चुकी, देखिए ये नहीं, देखिए एक दौर था बिहार नजीर के रूप में पेश होने लगा था। मुझे लगता है इस बारे में डॉक्टर संजय भी बोलेंगे, मैं रवि रंजन जी के पास भी आ रहा हूं। आपको याद होगा डॉक्टर संजय, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी होने लगा था।
अभयानंद इस बात को लेकर के बहुत जोरदार तरीके से बोलते थे कि, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है और अभी रवि उपाध्याय जी ने उनको कोट भी किया कि भाई अपराधियों के इकोनॉमिक्स पे अगर आप अटैक करेंगे, उसका जो आय का सोर्स है अगर आप उस पे अटैक करेंगे तो निश्चित तौर पर अपराध थमेगा। और कई इस तरह के एग्जाम्पल सेट हुए थे कि इस अमाउंट तक बिहार की पुलिस, उसकी अपराध इकाई शाखा उनको पकड़ती थी। वैसे बिहार की पुलिस ने नीट और यूजी का जो एग्जाम था उसमें जोरदार काम किया और उसकी तारीफ भी हुई, पर सवाल यह उठता है कि इस तरह अपराध का मनोबल बढ़ रहा है, क्या आप आने वाले चुनाव में देख पा रहे हैं कि यह बड़ा मुद्दा होगा? इस बार एनडीए आरजेडी को इस मुद्दे पर घेर नहीं पाएगी, क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर संजय? एक सेकंड पंकज जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूँ, एक सेकंड जस्ट चाहूंगा। एक सरकार और एक समाज, समाज ने भी ऐसे लोगों को स्वीकृति दी है। धन उन्होंने जहां से लाया, तरीका उसका उन्होंने जो अपनाया, लेकिन अगर उस धन का इस्तेमाल, चूंकि आपने चुनाव की बात कर दी, तो वो धन का इस्तेमाल करते कहाँ हैं? वो धन का इस्तेमाल तो चुनाव में करेंगे। तो हर यहाँ के लड़के को, हर वो जो 35 से लेकर के और 20 साल का किशोर है, उसको लगता है वो, चूंकि उस जो अपराधी तत्व हैं जो आपके विधानसभा में दिखते हैं, जो लोकसभा में दिखते हैं, वो उनके रोल मॉडल होते हैं। उनको लगता है कि उनको तो समाज ने स्वीकार किया, बल्कि अपने जाति का, अपने समाज का नायक माना। वो नायकत्व देखता है कि उनके अंदर में तो ये है, सही रास्ता यही है, हम भी सीधे मेहनत करके तो बहुत धन कमा नहीं सकते हैं। तो वो स्मगलिंग की दुनिया में, अपराध की दुनिया में, ठेके की दुनिया में, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, बालू और दारू की पैरेलल इकोनॉमी पर। अभी मैं एक घटना बता देता हूं। अभी विजय सिन्हा ने कहा था कि बालू की तस्करी करने वाले लोग जब इन्फॉर्म करेंगे हमको, उनको 5,000 और 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। रवि जी इसके गवाह हैं। एक माइनिंग इंस्पेक्टर महिला, इसी बिहटा में 50 पुलिस कर्मियों के बीच में उसको बाल पकड़ के घसीटा गया, पीटा गया अपराधियों के द्वारा, और उन अपराधियों का बाल बांका तक नहीं है। किसी की हिम्मत कि वो घाट पर कोई पुलिसकर्मी रात में 10 बजे चला जाएगा जहां पर बालू की तस्करी होती है? चले जाइए ना कोइलवर में, 3000 नावें आपको रात में मिल जाएगी बालू निकालते हुए नदी से, और 3 करोड़ रुपए की रोज बालू की चोरी होती है। क्या लगता है आपको कि पुलिस रोक लेगी उनकी तस्करी को? तो अपराधी, छोटे अपराधी छोटा अपराध कर रहे हैं, बड़े अपराधी बड़े अपराध कर रहे हैं, और एक नेक्सस बना हुआ है। और उस नेक्सस को तोड़ती थी कौन? सरकार। और सरकार के जो कॉम्पिटेंट अधिकारी थे, जिसकी चर्चा आपने अभयानंद जी का नाम लिया, आज तो सारे कॉम्पिटेंट अधिकारियों को किनारे बैठा दिया गया है। आप जरा बिहार के 38 जिले के एसपी का लिस्ट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना डायरेक्ट आईपीएस है और कितने प्रमोटी का वहां पर पोस्टिंग है। इसको हम लोग पॉलिटिकल पोस्टिंग कहते हैं। उनको पता है कि कौन कहां पर पोस्टिंग किए जाएंगे और उपकृत कैसे होंगे। नहीं तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैं शक्ति यादव से बात कर रहा था, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इंटरव्यू में कहा कि पूरी पुलिस प्रशासन एक अधिकारी के सामने झुकी रहती है, उनको काम करने दिया नहीं जाता है। बिहार में बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता है। क्या सच है रवि रंजन जी? रवि उपाध्याय जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रोफेसर सुधांशु कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं आपके पास। रवि रंजन जी, क्या है वजह? यही है क्या? और ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एनडीए के लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि एनडीए से ये मुद्दा अब छीनता जा रहा है। जो ये आरोप लगाते थे जंगल राज, अब जंगल राज को लेकर के एनडीए बहुत मुखर होकर के बोल पाएगी आने वाले चुनाव में। क्या आपको यह दिखाई पड़ता है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि रंजन जी। अच्छा, वो आवाज नहीं थी। हाँ, ये एनडीए के 2 डिप्टी सीएम हैं,
और जब से ये दोनों डिप्टी सीएम लगातार एक ही बयान देते रहते हैं कि अपराधियों को गया में ले जाके पिंडदान करवा देंगे, तो उनके घर पर बुलडोजर चला देंगे, तो ये करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ का वो तरीका यहाँ बिहार में चाहते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते हैं। बिहार में गृह मंत्रालय लेने के लिए भी जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको दी नहीं। अब केवल वो बयानबाजी वो करते रहते हैं और अपराध नियंत्रण, देखिए जाति के आधार पर भी पुलिस की पोस्टिंग जो हो रही है और अधिकारियों की पोस्टिंग जो हो रही है वो जाति के आधार पर, और ये सत्ता पोषित अपराध जो हो रहा है। बालू के अपराध लालू यादव के टाइम में वो लालू यादव की टीम करती थी, जो अभी भी वो टीम कर रही है। शराब के ये नीतीश कुमार की टीम जो है, उनके जो ठेकेदार हैं, उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये सब उसमें लिप्त है। तो ये जो है सत्ता पोषित अपराध है, इस पर नियंत्रण तब तक नहीं होगा जब तक राजनीति से प्रेरित पोस्टिंग हो रही है, जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। क्या रवि उपाध्याय जी, क्या ये जाति आधारित पोस्टिंग बिहार में हो रही है? क्या ये सच है? और आप ये देख पा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में एनडीए अपराध को लेकर के बहुत ज्यादा आरजेडी को घेर नहीं पाएगी। इनफैक्ट आरजेडी ज्यादा आक्रामक अब दिखाई पड़ती है। तेजस्वी यादव के ट्वीट्स ज्यादा इस पर दिखाई पड़ते हैं। पंकज जी, आप पिछले चुनाव में, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें देखिए कि जिस तरीके से एनडीए को महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने घेरा था, किस पर? रोजगार, पलायन और बेरोजगारी पर। ठीक इसी तरह से इस बार का जब चुनाव होगा तो ये जो मुद्दा भी ये मुद्दा भी रहेगा, और निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार और जो एनडीए की जो यूएसपी रही है, जो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, उस पर निश्चित रूप से सवाल खड़ा होगा इस बार। क्योंकि देखिए क्राइम किस तरीके से, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन क्राइम बने आपको नहीं बिहार में मिले। और नहीं, करप्शन पर भी तो आवाज उठेगा। इतने सारे पुल बह गए, इतने सारे पुल बह गए, एक अधिकारी पे ईडी का रेड होता है, यह भी तो मुद्दा विपक्ष बनाएगा। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं। तो ये जो नीतीश कुमार की यूएसपी है, या एनडीए की जो यूएसपी जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वह बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, और दिन प्रतिदिन और गिरता जा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेवारी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को आगे आकर के तय करनी होगी कि कैसे और कहां से इस तरह का डिटोरिएशन हो रहा है। डे बाय डे जो बिहार की भद पिटती जा रही है, स्पेशली स्टेट कैपिटल हेडक्वार्टर पटना है, यहां पर देखिए, यहां पर भी आप और हम महफूज नहीं है। यहां पर भी देखिए, अब रात में 10 बजे मार दे रहा है गोली आकर के, 10 बजे किसी के घर में घुस जा रहा है। तो यह सब तो ये तो पहले निश्चित रूप से, और पुलिस पब्लिक जो रेशियो की बात संजय जी कर रहे थे, हम कहते हैं कि पहले जो जितने भी नेता अभिनेता के यहाँ जो पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, उसको पहले आप विड्रॉ करिए। बड़े बड़े ठेकेदार के यहाँ पुलिस के अंगरक्षक लगे हुए हैं, तो वो ठेकेदार के यहाँ अंगरक्षक लगाने की क्या आवश्यकता है? जो पुलिस बड़े बड़े नेता का काम क्या है? जनता के बीच में रहना, और और नेता के पास ही 4 गाड़ी शहर में आगे, 4 गाड़ी पीछे घूम रही है। पुलिस की जो व्यवस्था उनकी सुरक्षा में लगा है, वो उसको आवाम की सुरक्षा में लगा देने की जरूरत है। तो यह सब तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो और स्पीडी ट्रायल का तो स्पीडी ट्रायल एक कहावत बन के रह गई है कि स्पीडी ट्रायल नाम की भी कोई चीज पहले अभियानंद के कालखंड में शुरू हुआ था, साइंटिफिक जो है सो जांच होता था, अब तो कुछ है नहीं। अब तो डॉग स्क्वाड और ये सब जो फॉरेंसिक जांच, ये सब लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति होकर के रह गई, अब कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। आप देखिए कि कौन सा अपराधी को ये लोग पकड़ पाते हैं। सिर्फ एसआईटी की गठन, एसआईटी का गठन भी देखिए अभियानंद के कालखंड में ही शुरू हुआ था, वह भी, और अब जो एसआईटी है वह भी आप देख लीजिए, क्या एसआईटी में सिर्फ दिखाने के लिए बनाया हुआ कि एसआईटी का कोई घटना हुई, एसआईटी का गठन हो गया। अब एसआईटी में क्या निकल के आ रहा है? एसआईटी का गठन का मतलब 24 घंटा 48 घंटा, न कि एसआईटी का गठन हुए 15 दिन 20 दिन 1 महीना। तो ये बिहार की पुलिसिंग किस तरह की पुलिसिंग है, यह खुद पुलिस को ही आगे आकर के, और देखिए पंकज जी, एक बात को स्पष्ट समझना पड़ेगा, जिस पुलिस का हेड ऑफ द माने डीजीपी ही आज बदला जाएगा, कल बदला जाएगा, यह जो वो स्थिति रहेगी, तो नीचे का आप देखिएगा कि काम करने का सिस्टम भी वैसा नहीं रहेगा। वो पुलिस हेडक्वार्टर का आप सिस्टम खुद जाकर के देख सकते हैं क्या है। जी पंकज। नहीं, पर मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं, एसआईटी गठित होती है, कुछ दिन में अपराध का उद्भेदन हो जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, सारी तरह की बात हो जाती है, पर आम आदमी का क्या?
प्रोफेसर सुधांशु कुमार, ये सवाल तो उठेगा ना, ये कानून, ये व्यवस्था, ये जांच, ये पड़ताल, ये पुलिसिंग किसके लिए? सिर्फ बड़े लोगों के लिए? रवि उपाध्याय कह रहे हैं कि सुरक्षा ठेकेदारों को दी जाती है, रिटायर्ड अधिकारियों को दी जाती है, उनके घर में पुलिस लगी होती है। और अपराध जब आम लोगों के साथ होता है, अपराधी जब आम लोगों के साथ अपराध करते हैं, उनके सुरक्षा में कौन आएगा? ये सवाल तो जनता चुनाव में जरूर करेगी, पूछेगी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ खड़ा होता है कि ठीक है, कोलकाता में जो हुआ वो जघन्य अपराध है और डॉक्टर ही सेफ नहीं होगा तो इलाज कैसे करेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में भी जो घटना घटी है, एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, प्राइवेट पार्ट्स में 50 जख्म पाए जाते हैं, फिर उसकी हत्या होती है। सवाल यह है कि इस अपराध से भी अगर आम लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा तो फिर आम लोग तो चुनाव में जरूर जवाब देंगे। मुझे लगता है ये आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए पंकज जी, सवाल नियत का है। अब नियत का मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए पिछले चुनाव से पहले 2 राजनीतिक अपराधियों को बाहर लाने की पूरी कोशिश की गई, लाया गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब लोग यहाँ पर समझ रहे हैं किनका नाम ले। एक को तो अभी आपने चर्चा में कहा कि भाई उनको क्लीन चिट दे दिया, नहीं, साक्षी नहीं पाया गया। और साक्ष्य नहीं पाया गया, उस व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए पहले जेल से बाहर लाया गया और उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर उस चीज की दमक दिखाई। तो जब आप अपराधियों से मदद लेंगे, और कौन ले रहा है, देखिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति लेता है, कोई वो करता है, तो आपको ये एक विश्वास रहेगा कि ऊपरी स्तर पर इसके ऊपर हम कार्रवाई करवा लें। जहां पर ये दिखने लगे कि भाई ऊपर से ये सारे काम हो रहे हैं, जो सर्वोच्च व्यक्ति है इस राज्य को के शासन प्रशासन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति जो है, उसकी भूमिका अगर जनता को दिखेगी, फिर वो खाली जनता को तो नहीं दिख रही ना, जो लोग प्रशासन में काम कर रहे हैं, जो पुलिस में काम कर रहे हैं, उनको भी तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप किन चीजों को बाहर लेकर आ रहे हो, तो वो उसी का दुष्परिणाम है ना। क्योंकि जो मैं इकबाल की बात कर रहा हूँ, वो आज के दिन में केवल पुलिस के इकबाल की बात नहीं है, जो राजनीतिक सत्ता पर बैठे हुए लोग उनके इकबाल। नहीं, पर प्रोफेसर सुधांशु कुमार, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, फिर एक उदाहरण देता हूँ। एक दौर था जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुझे याद है मैं ट्रेन से जा रहा था और वहां पर आप लोग को पता होगा, हम सब जो लोग वहां के सारे मुझे लगता है बिहार के ही लोग बैठे हैं, ट्रेन के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो चेक करते हुए घूमते हैं। और जब चेक करते हुए घूम रहे थे, मैं उस घटना को आपको बताता हूँ कि कैसे मैसेजिंग होता है, क्या चीज होती है। ये जिस इकबाल की हम बात करें बेसिकली है क्या वो, तो वहां पर उसने किसी से कुछ पैसे लिए, उस पुलिस वाले ने। किसी ने कहा कि भाई आप लोग को थोड़ा बुरा नहीं लगता कि आप जो है इस तरह से गरीब लोगों से 1-1 रुपया 2-2 रुपया उसमें इतना ही वसूली करते थे। तो उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री ऐसा होगा तो हम लोगों के लिए क्या दिक्कत। आप समझ रहे हो वो कहां पर लेकर गए। तो वहां से मैसेजिंग होती है पंकज। तो जब वो मैसेजिंग हो रही है, इसलिए पुलिस वो नीतीश कुमार जो अपने पहले शासन में एक अलग तरह की मैसेजिंग कर रहे थे, आज वो पूरी तरह से विफल हो। और अब जिस बच्ची की बात कर रहे थे, देखिए उसमें एक इश्यू और है, वो है हमारे समाज के अंदर भी कुछ कमियां आ रही हैं। और बड़े देखिए क्या हुआ है, ये जो इंटरनेट, मोबाइल और ये सारी चीजें बहुत आम तरीके से, और बिहार वो सारी बातें हैं। लेकिन एक बात, इस बात से भी तो हम मुंह नहीं फेर सकते ना कि वैसे लोगों को टिकट भी दिया जाता है क्योंकि उनकी ही समाज में स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, तभी तो उनको टिकट दिया जाता है डॉक्टर संजय। और टिकट दिया जाता है, राजनीतिक रूप से वो कभी काम नहीं करते हैं, अचानक चुनाव में आते हैं और बहुत सारा वोट ले जाते हैं। सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है डॉक्टर संजय, फिर मैं पूछूंगा, और मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2005 में नीतीश कुमार आए थे तो अपराध, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा था। और मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत और हार का फासला बहुत कम हुआ है। लोकसभा चुनाव में सीटें जो भी मिली हों 30 और 10, लेकिन हार और जीत का फासला बहुत कम हुआ है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी अपराध, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला होगा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, और इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से बिहार तो उसका गवाह रहा है कि पहले अपराधियों का राजनीति में इस्तेमाल हुआ, इसको हम लोग कहते थे कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, फिर अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। रवि जी सारा नाम गिना देंगे आपको, वीर महोबिया कड़ाम कड़ाम से लेकर के और कृष्णा सरदार और काली पांडे सबका नाम ये गिना देंगे। 2005 में जब ये आए
नीतीश कुमार जी, तो इन्होंने भी जेल में किनसे मदद ली थी वो रवि जी बेहतर बताएंगे। अपराधियों से मदद लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो 30-30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे बिहार में, उसको इन्होंने नकेल कसा, स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाई और 2005 से 10 तक का जो कालखंड था उसमें बदलाव दिखा, स्पीडी ट्रायल की मदद से, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से। लेकिन 10 के बाद फिर चीजें पटरी पर से उतरी और जो आप कह रहे हैं कि अपराधी अब सुनने के लिए कहाँ तैयार है। अपराधी तो नाराज हो जाते हैं और राजनेता कहते हैं कि नहीं 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 हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये तो अब सार्वजनिक मंचों से जब उनको मदद की घोषणा की जा रही है, फिर ये कोई लुकी छिपी हुई बात रह गई है क्या? तो जब समाज और समाज में अपराधियों का महत्व बढ़ेगा, तो मैंने तो वही बताया ना नहीं, कि ठीक 20 है, से 35 साल के नौजवानों से पूछ लीजिए बिहार में बिल्कुल कि उनका रोल वही कौन वही है। वही 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 इसीलिए चूंकि अब समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपराध एक ऐसा मसला है जिससे आम आदमी रोज प्रभावित होता है, और जब आम आदमी रोज प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर उस जगह का, उस राज्य का पॉलिटिक्स भी प्रभावित होता है, और जब पॉलिटिक्स प्रभावित होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। मुझे लगता है जिस तरह की घटनाएं मुजफ्फरपुर में घटी हैं, जिस तरह की घटना आरा में घटी है, जिस तरह की घटना आप नालंदा की बता रहे थे, और जिस तरह की घटना लगातार घट रही हैं बिहार में, इस बार चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मसला होगा, बड़ा मुद्दा होगा, ये बात मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। रवि रंजन जी आपका, रवि उपाध्याय जी आपका, प्रोफेसर सुधांशु कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।